हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आर की टेस्ट सीरीज में एमसीक्यूज में एक और क्लास में। क्लास लगभग क्या 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपकी स्क्रीन पर ठीक है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी चैनल पर नए होंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोग यूपी पीसीएस आर ओ बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस ठीक है, और 2025 यूपी पीसीएस ठीक है, इन सब के लिए अभी से लग जाएं ठीक है। तो अभी से अगर टेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ठीक है, डेली मैं 40 क्वेश्चन आप लोगों को 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अभी से लगे रहेंगे तो आगे आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होने वाला है ठीक है, इस क्लास से भी। और 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर जो बच्चे आर ओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी की विलोम शब्द की और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की, मैंने 2 क्लास ठीक है कि 2 टॉपिक मैं आप लोगों को ख़त्म कर चुका हूँ। लगभग 12 क्लासेस, 11 15 क्लासेस हैं ठीक है। आप लोग जाइए चैनल पर ठीक है, वो सब सारी क्लासेस देखिए। तो इससे आपको ये होगा कि हिंदी में लगभग विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 2 टॉपिक आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सहित मैंने बताया लगभग 1000 क्वेश्चन ठीक है। 300 से 400 क्वेश्चन मैंने बनाया, लेकिन वो समझिए 700-800-900 क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। जल्द ही मैं यूपीपी और यूपीएसआई भी शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जुड़िए और शेयर भी कीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब कथन ए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान कितना 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है। ये अभी कथन है, बिल्कुल सेम ठीक है। कारण क्या दिया गया इसका कि किस वजह से ऐसा होता है, उसका कारण क्या है ये देखते हैं। उसमें दिया कि ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, तापमान घटता जाता है। तो तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। बिल्कुल सही है कि विरल वायु के कारण क्या होता है, मैदानी प्रदेशों में, जो मैदानी प्रदेशों के अलावा ठीक है, या फिर मैदानी प्रदेशों की तुलना में जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं वह अधिक ठंडे होते हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है। स्टेटमेंट और ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचाने जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है। आइए देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट उनको सेट करना है, और कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है ठीक। पश्चिम बंगाल से बिल्कुल सही ठीक है, और पूर्व से पश्चिम में भी सेट करना है। तो ये जो मैं आपको टिक लगाते चल रहा हूं, ये पूर्व से पश्चिम का क्रम भी रहेगा ठीक है, पूर्व से पश्चिम वाला। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से गुजरती है ठीक, पूर्व से पश्चिम देखना है, ये ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल, फिर कहाँ जाएगा, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, क्लियर, उसके बाद गुजरात ठीक। इन 5 राज्यों से जो हमने टिक लगाया, इन 5 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर है। चलिए ठीक, सभी को क्लियर हो गया होगा ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर हम देख लें पूर्व से पश्चिम के क्रम में, तो उसमें कौन से और राज्य है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल मैंने बताया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। एक है राजस्थान और एक है मिजोरम और
त्रिपुरा, ये 3 स्टेट और आ जाएंगे तो कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 5 आपके सामने, 3 मैंने आपको बताया कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान, इनको भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 4 7 5 1 ये सही क्रम है। क्या है? ये कर्क रेखा के गुजरने का सही क्रम है, अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाएगा तब। ठीक है, क्लियर है? पूर्व में मान लीजिए 2 और अगर मिजोरम और त्रिपुरा दिया रहेगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, मिजोरम और त्रिपुरा, और एक स्टेट कौन सा है? राजस्थान। ठीक, राजस्थान। ये कुल मिलाकर कुल ये 8 स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। 5 ये है और 3 ये हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, जहां भी कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम उसका आंसर भी देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला क्या, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही है। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है ये। दूसरा क्या, सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से क्या होते? वंचित हो जाते। बिल्कुल सही। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से ये बताना है, तो ऑप्शन डी 1 2 और 3, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, हिमालय के होने से ये फायदे हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पहाड़ियां दिया गया है और पहाड़ियां दिए गई हैं और क्षेत्र दिए गए हैं, कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। कौन कौन से इसमें युग्म है जो सही सुमेलित हैं? तो आइए देखते हैं। कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट, जी नहीं, ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल तट पर नहीं पाई जाती, बल्कि कहां पर? दक्षिण भारत के कहां पर? केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहां पर? केरल एवं तमिलनाडु में। केरल एवं तमिलनाडु में जो है कार्डमम पहाड़ियां स्थित हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है? कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट। तो कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट में नहीं, बल्कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में, सॉरी, कहां पर? कोंकण तट में नहीं, बल्कि कहां पर? कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्लियर है? कैमूर पहाड़ियां पूर्व की ओर, ठीक है, किधर? पूर्व की ओर जो है विंध्य श्रेणी कैमूर पर्वत के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? कैमूर पर्वत के नाम से जानी जाती है, जो कि कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, अगली क्या है? महादेव की पहाड़ियां। ठीक, महादेव की पहाड़ियां कहां पर? मध्य भारत में पाई जा रही हैं। ठीक, तो ये क्या है? महादेव की पहाड़ियां मध्य भारत, बिल्कुल से। और मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत। तो ऑप्शन सी 3 और 4, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन सी 3 और 4 बिल्कुल सही हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, किसकी बात हो रही है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें से कौन से कथन सही हैं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में? और प्रयोग कर कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। क्लियर? आइए देखते हैं। दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। कैसे? दक्कन के पठार क्रमशः नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? मालवा के पठार विंध्य के कगारों से, मालवा के पठार कैसे? विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। किसका? जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है?
पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करते हैं। पश्चिमी जो सतपुड़ा है नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन 3 भी सही है। क्लियर है। चौथा क्या है? छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से प्राकृतिक है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार इसके लिए जाना जाता है, तो चौथा ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि मालवा का पठार जो है अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कहाँ पर स्थित है? अरावली और बिंद श्रृंखला के मध्य स्थित है। ठीक है, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर से लेकर 600 मीटर के मध्य है। लेकिन अगर विंध्याचल श्रेणी की हम बात करें, विंध्याचल श्रेणी क्या है? बहुत ही पुरानी है। ठीक है, अत्यधिक क्या है? पुरानी है, और वह वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। कैसी? वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? विंध्याचल श्रेणी की 700 से 1200 मीटर है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत है, बल्कि ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1, 3, 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसकी बात हो रही है? हिमालयी नदियों की बात हो रही है। हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह सामान्य नति दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है। ठीक है, हिमालयी नदियों की बात हो रही है, तो ये गलत है। दूसरा क्या है? ये पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं। पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा इंगित है? करते हैं कि वह नदियां हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी है। ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2 सही होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ठीक, पहला है कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम तट पर स्थित है। सही है। रुद्रप्रयाग कहाँ पर? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम तट पर अवस्थित है। ये भी सही। ठीक है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। अलकनंदा नदी कहाँ से? बद्रीनाथ से बहती है। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या है? केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 गलत है, बाकी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ठीक, चौथा ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि केदारनाथ जो है आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं किया गया है। शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 पीठ हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो बद्रीनाथ ज्योतिर्धाम है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, उत्तर दिशा में। और दूसरा क्या यहाँ पर है? द्वारका शारदा मठ है। कौन सा मठ है दूसरा? द्वारका शारदा मठ, जो कि गुजरात में है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, चारों दिशाओं में है। एक है जगन्नाथपुरी मठ। जगन्नाथपुरी मठ कहाँ पर है? उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी मठ कहाँ पर? उड़ीसा में, पूर्व दिशा में। और श्रृंगेरी गोवर्धन मठ, कौन सा? श्रृंगेरी गोवर्धन मठ कर्नाटक में है, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में। तो ये 4 मठ हैं जो कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे और 4 दिशाओं में स्थापित किए गए थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो केदारनाथ क्यों नहीं शंकराचार्य द्वारा स्थापित नहीं था, ये एक ऑप्शन ए भी हो सकता है। ठीक है, एक रीजन ये है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, नदी और सहायक नदियां की
मेन नदी है और उसकी सहायक नदियां दी गई हैं कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी, इनकी चारों की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। महानदी, महानदी की सहायक नदी क्या है, शिवनाथ। ठीक है, और दामोदर की बराकर है और कावेरी की भवानी। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। अधिकतर यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, लगभग सभी एग्जामों में सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं। कभी कभी ऐसे ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायरेक्ट कि ये वाली सहायक नदी किसकी हो सकती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आइए। निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या है, सतत वाहिनी नदियां हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं सतत वाहिनी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए, केवल ए, ऑप्शन ए, एक और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और एक आर ए की सही पुष्टि करता है। नेक्स्ट, कॉलम 1 और कॉलम 2, सागर पुलीन और राज्य, कौन से सागर पुलीन है और कौन से राज्य से मिलते जुलते हैं, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। दीघा की अगर हम बात करें, दीघा कहाँ से है, दीघा पश्चिम बंगाल। गोपालपुर आंशी, गोपालपुर आंशी कहाँ पर, उड़ीसा में है। कलांगुट, कलांगुट गोवा में और मरीना तमिलनाडु में। क्लियर है। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर आंशी उड़ीसा, कालांगुट गोवा और मरीना तमिलनाडु। कौन सा, 2 3 4 1, ऑप्शन बी होगा 2 3 4 1 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 को राज्य दिए गए हैं और घाटी दी गई है। राज्य और घाटियों से भी एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, दर्रों से भी पूछा जाता है, घाटियों से पूछा जाता है, इन सब में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन फिक्स होता है। आइए देखते हैं कौन सी घाटी है, जूकू घाटी। जूकू घाटी कहाँ की है, जूकू घाटी, जिसको नहीं पता होगा लिखता भी रहेगा साथ में क्वेश्चन। ठीक है, जिसको पता होगा कमेंट में आंसर देते रहेंगे आप लोग। जूकू घाटी कहाँ पर पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। यूथांग घाटी, यूथांग घाटी सिक्किम में। ठीक है, न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल और सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। क्लियर, सभी घाटियां आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। और बाकी जेलेपला है, सिपकीला है। जेलेपला दर्रा जैसे कहाँ पर पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में, ठीक है, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। मूलिंगला दर्रा एक है, उत्तराखंड में पाया जाता है। जोजिला दर्रा भी कहाँ पर, जोजिला दर्रा लद्दाख में पाया जाता है। बोमाडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बहुत सारे दर्रे और घाटियां, मैंने बताया कि दर्रे और घाटियों से एक क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक, तो दर्रे और घाटियों का ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आप लोगों के लिए। ठीक, मैंने आप लोगों को दर्रा बता, ये लीजिए अगला क्वेश्चन दर्रा वाला जो मैंने बताया वही आ रहा है आपके सामने। ठीक है, कि दर्रे और घाटियों से एक क्वेश्चन आता है। अब लीजिए, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। जिसको जिसको अभी मैंने बताया कि ये दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं, अगर वो आपको पता होंगे कि कौन से दर्रे कहाँ पर पाए जाते हैं तो आप इसको व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक, व्यवस्थित करते हैं इसको कौन से, ठीक है, इसके क्रम में। मैंने क्या बताया कि जोजिला दर्रा, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है जोजिला दर्रा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व में के क्रम में व्यवस्थित करना है। जोजिला दर्रा लद्दाख में पाया जाता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। व्यवस्थित करना है तो आप लोगों को उसकी लोकेशन पता होना ज़्यादा जरूरी है। अगर लोकेशन नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मूलिंगला दर्रा कहाँ पर है, मूलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है।
मुलिंगला दर्रा कहाँ पर? उत्तराखंड में। बोमाडिला दर्रा मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में जब मैं घाटी की बात कर रहा था उसी टाइम पे बताया था, ठीक है। तुम बोमाडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमाडिला दर्रा है, ठीक है। अब एक दर्रा कौन सा बच रहा है? जेलेपला दर्रा, ठीक है। इसको अब क्रम में आप लोग आराम से व्यवस्थित कर पाएंगे, ठीक है। तो जेलेपला दर्रा मैंने कहाँ पर बताया था? सिक्किम में। ध्यान दीजिएगा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है, सिक्किम में है, ठीक। अब इसको व्यवस्थित करना है पश्चिम से पूर्व में, ठीक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, फिर उत्तराखंड, ठीक है, फिर सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो 1 2 3 5 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 5 4 ऐसे क्रम व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित करता है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से निम्नांकित कूटों से क्या करना है? अपना उत्तर चुने। तो क्या हो जाएगा? मानसून का निवर्तन बिल्कुल सही है। साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 और 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 2 और तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें कि ये क्यों है और क्यों सही है तीनों ऑप्शन, तो हम बात करें अगर अक्टूबर नवंबर की, तो अक्टूबर नवंबर में ITCZ, ठीक है, क्या है? दक्षिण की ओर खिसकने से क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। ये सब जो बच्चे पढ़े होंगे, ठीक है, उनको पता होगा, ठीक है। उच्च वायुदाब का जब निर्माण होता है तो क्या होता है? स्थल भाग में कुछ समय के लिए तापमान में वृद्धि हो जाती है, और जो स्वच्छ आकाश, ठीक है, स्वच्छ आकाश में क्या होता है? निवर्तन का संकेतक होता है। इसलिए मानसून के निवर्तन की ऋतु में क्या होता है? मानसून के निवर्तन के ऋतु में मौसम जो है उत्तरी भारत में, इससे क्या होता है? उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ ज्यादा ही जूम हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। आइए चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है कि मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचता है, या फिर मालाबार तट पर पहुंचा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून में मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, तो होती है बिल्कुल, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि जब अस्थायी पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी निवर्तित हो जाता है। क्या निवर्तित हो जाता है? तो ऑप्शन तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन डी 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। क्लियर है? ठीक, आइए कॉलम 1 कॉलम 2 फिर से मिलान करने के लिए है, ठीक है। स्थान दिया गया और सामान्य वनस्पति प्रकार, ये वनस्पतियां, ये सामान्य जो वनस्पतियों के प्रकार हैं, ये कौन से स्थान पर पाई जाती हैं, यही हमको बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं, ठीक है। सदाहरित प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं कहां पर? पश्चिमी घाट में, ठीक। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जाहिर सी बात है हिमालयी आर्द्र वन पाए जाते हैं। हरियाणा और पंजाब में कैसी पाई जाती हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटकी वन पाए जाएंगे।
हरियाणा और पंजाब में। छोटा नागपुर पठार की अगर बात करें तो छोटा नागपुर पठार में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन वनस्पतियां जो है पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी ऑप्शन? चलो चलिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 3 4 1। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और, ठीक है, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। ठीक है, अभिकथन ए और कारण आर। पहला क्या है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कारण क्या दिया गया है कि अपवाहित उर्वर भूमि। ठीक है, सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो गेहूं के उत्पादन के लिए जो वर्षा चाहिए होती है वह 75 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, और तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो कारण और कथन दोनों भी बिल्कुल सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर है? गेहूं बोने के टाइम पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन गेहूं पकने के टाइम पर कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस कब चाहिए होता है? गेहूं पकने के टाइम पर, और गेहूं बोने के टाइम पर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए रहता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बाकी एक बार करंट का डाटा जो भी रहेगा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए कि कौन कौन से राज्य अभी अग्रणी चल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 कॉलम 2 मिलान करना है। फसल दिए गए हैं और मौसम, कॉलम 1 कॉलम 2 फसल दिए गए हैं और मौसम दिए गए हैं कि कौन सी फसल किस मौसम में होती है। सूरजमुखी, सूरजमुखी लगभग सभी मौसमों में हो जाते हैं। ठीक है, खरबूजा, खरबूजा रवि मतलब सर्दी में होता है। खरबूजा कब? रवि सर्दी, सॉरी जायद यार, गर्मी में होता है खरबूजा, सर्दी में नहीं। ठीक है, खरबूजा कब होता है? खरबूजा जायद गर्मियों में होता है। इस समय खरबूजा दिखेगा आपको, गर्मियों में खरबूजा दिखता है। कपास होता है रबी में। ठीक है, रबी सर्दी में क्या होता है? कपास, कॉटन की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। कपास होता है खरीफ में और अलसी होती है रबी में, सर्दी में। सॉरी, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। सूरजमुखी सभी मौसम में हो रहा है, खरबूजा जायद में हो रहा है गर्मी के मौसम में। ठीक है, कपास हो रहा है खरीफ में वर्षा में, और अलसी हो रही है रबी के मौसम में यानी सर्दी में होगी। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर इसका। मिला लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 4 2 1 3 होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलान करना है। ठीक है, क्या दिया गया है कि कॉलम 1 में उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं, कृषि जलवायवीय, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायवीय क्षेत्र दिए गए हैं। और कॉलम 2 में क्या दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं। ठीक है, आइए मिलान करते हैं कि कौन सा, किस जनपद में कौन से प्रकार के जलवायवीय क्षेत्र पाए जाते हैं। लगभग सभी लोग इसको शायद पता होगा आप सभी को। ठीक, चलिए देखते हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? कौशाम्बी में पाया जाता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र।
सॉरी, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र पाया जाता है गौतम बुद्ध नगर में। कौशाम्बी लगा रहे हैं, ठीक है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गौतम बुद्ध नगर में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। ओके, मध्य मैदानी क्षेत्र कौशाम्बी में पाए जाएंगे। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र सिद्धार्थ नगर में, और बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर में, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर में पाया जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 1 4 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी 3 1 4 2। थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक, ध्यान से कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य, मतलब जो स्थानांतरण कृषि होती है किस राज्य में किस नाम से बुलाई जाती है, किस राज्य में किस नाम से बोला जाता है उसको, यही मिलान करना है। और इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पोंडो उड़ीसा में बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मासा हिमाचल प्रदेश, तो मासा नहीं बोला जाता हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। मासा कहां पर बोला जाता है? मासा बोला जाता है मध्य प्रदेश में। मासा कहां पर बोला जाता है? मध्य प्रदेश में बोला जाता है, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब पूनम केरल में, ठीक है, पूनम केरल में, और झूम असम में। झूम कहां पर बोला जाता है? असम में बोला जाता है। क्लियर है? स्थानांतरण कृषि का क्या मतलब होता है ये भी जान लेते हैं, ठीक है। स्थानांतरण कृषि का मतलब है कि जब कृषि भूमि पर एक फसल उगाकर एवं उपज को प्राप्त कर, उससे जो, ठीक है, होने वाली फसल है उसको प्राप्त कर उसको जलाकर छोड़ दिया जाए और अगली उपज को उगाने के लिए क्या किया जाए? किसी अन्य भूमि की तलाश की जाए, तो स्थानांतरण कृषि, इसी को स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। स्थानांतरण कृषि अधिकतर कहाँ पर? पूर्वोत्तर राज्यों की क्या है ये विशेषता है, ठीक है। इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। किससे? झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बहुत सारे भिन्न भिन्न राज्यों में ये कृषि भी होती है, और अलग अलग देशों में भी अलग अलग नाम से भी इस कृषि को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध स्थान और देश दिए गए हैं, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और देश दिए गए हैं? कौन सा ये जो प्रसिद्ध स्थान है किस देश में है ये बताना है, ठीक। तो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पहला क्या है? बैकानूर। बैकानूर कहाँ पर है? इसमें दिखा रहा है रूस में, बल्कि बैकानूर रूस में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? अब कजाकिस्तान में है, ठीक, कजाकिस्तान में। कहाँ पर? बैकानूर कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। कौरू कहाँ पर है? फ्रेंच गुआना में, कौरू फ्रेंच गुआना, ठीक। बोरो बदूर इंडोनेशिया, कांस फ्रांस में। कांस कहाँ पे है? फ्रांस में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बैकानूर। बैकानूर रूस में नहीं, बल्कि कहाँ पर? कजाकिस्तान में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 कॉलम 2, देश दिए गए हैं, देश दिए गए हैं और राजधानी दी गई हैं, ठीक है। देश और राजधानी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर छोटे एग्जामों में भी तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बड़े एग्जामों में इस तरह मिलाने के लिए, इस तरह कॉलम मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। ऑस्ट्रिया वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, ठीक है, ब्रातिस्लावा है। स्लोवाकिया की राजधानी है। स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी लुजुबलजाना है, लुजुबलजाना है। और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जाग्रेब हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका ध्यान दीजिएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 3 1 2 हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है, सुमेलित कीजिए, ठीक है। नियाग्रा प्रपात, हजारों झील की भूमि, एफिल टावर, विश्व की छत। यह क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूं सभी को, ठीक है।
तो ध्यान से कीजिएगा। आइए देखते हैं नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है। न्यूयॉर्क राज्य में, न्यूयॉर्क में है नियाग्रा प्रपात, हजारों झीलों की भूमि। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, हजारों झीलों की भूमि कहाँ पर, फिनलैंड में है। हजारों झीलों की भूमि कहाँ पर, फिनलैंड में। एफिल टावर पेरिस में, और विश्व की छत पामीर। विश्व की छत किसको कहते हैं, पामीर को विश्व की छत कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 1 और 2 पर्वत दिए गए हैं और देश दिया गया है। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, पर्वत दिए गए हैं और देश दिया गया है। आइए मिलान करते हैं, सुमेलित करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ठीक, कौन से पर्वत किस देश में पाए जाते हैं। किलिमंजारो, किलिमंजारो जाहिर सी बात है पता ही होगा आप लोगों को, तंजानिया में पाया जाता है। टुबकल कहाँ पर, टुबकल पाया जाता है मोरक्को में। ठीक है, टुबकल कहाँ पर पाया जाता है, मोरक्को में पाया जाता है। स्टैनली की अगर बात करें तो स्टैनली युगांडा में पाया जाता है, और होग्गार, होग्गार अल्जीरिया में पाया जाता है। होग्गार कहाँ पर पाया जाता है, अल्जीरिया में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं ध्यान से कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और गलत कर देंगे तो बहुत पछताएंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बच्चे सही करके आते हैं और वो सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 कॉलम 2। पर्वत दिए गए हैं और उनके प्रकार दिए गए हैं कि ये कौन से पर्वत हैं और किस किस प्रकार के पर्वत हैं, ये बताना है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह में कौन से पर्वत और किस तरह के प्रकार के किस प्रकार के पर्वत हैं, ये बताना है। आइए एंडीज पर्वत की अगर बात करें तो नवीन और मोड़दार पर्वत है। एंडीज पर्वत कैसा पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। अपलेशियन पर्वत बहुत ही पुरातन मोड़दार पर्वत है। अपलेशियन पर्वत पुरातन मोड़दार पर्वत है। ठीक, वेसुवियस, वेसुवियस क्या है, ज्वालामुखीय पर्वत है। और कैटस्किल, कैटस्किल अवशिष्ट पर्वत है। कैसा, कैटस्किल अवशिष्ट पर्वत है। क्लियर है। चलिए मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। किसी में अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी दिए गए हैं और कौन सा ज्वालामुखी किस देश का है ये बताना है। ठीक है, ज्वालामुखी भी अधिकतर पूछे जाते हैं, 1 नंबर में ज्वालामुखी और देश भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1-1 नंबर की फाइट करना है, 1-1 नंबर से ही सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। असामा, असामा पर्वत कहाँ पर है, सॉरी असामा ज्वालामुखी कहाँ पर है। असामा किस देश में है, जापान में है, जो कि कैसा सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का कैसा सक्रिय ज्वालामुखी है असामा। क्राकाटोआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्राकाटोआ, क्राकाटोआ कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी मिस्टेक ना होने पाए। ठीक, दूसरा है लाकी, लाकी कहाँ पर है, लाकी आइसलैंड में है। और ताल कहाँ पर है, ताल है फिलीपींस में। ठीक, ताल भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, क्लियर है। चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गए मेरे ख्याल से। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित झीलों को जो है अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक, अवरोही क्रम में लगाना है। आइए देखते हैं, वो भी कैसा, क्षेत्रफल की दृष्टि से लगाना है। तो सबसे पहले इसका
झील का हम सभी झीलों का क्षेत्रफल देख लेते हैं। सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील का कितना है 82,350, ठीक, सुपीरियर झील कितना 82,350 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर। ह्यूरान की अगर बात करें तो, ठीक है, ह्यूरान कितना है 59,600 वर्ग किलोमीटर। ह्यूरान 59,600 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर है। कनाडा और यूएसए, ठीक है, कहाँ पर, कनाडा और यूएसए के, ठीक है, यूएसए में है, सुपीरियर भी यूएसए और कनाडा में। विक्टोरिया झील की अगर बात करें तो 69,500, ठीक, विक्टोरिया झील कितना है 69,500 है, और मिशिगन है 5800, 5800 किलोमीटर स्क्वायर, और किलोमीटर स्क्वायर है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, वर्ग किलोमीटर में सारा कुछ दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, विक्टोरिया की अगर हम बात करें तो विक्टोरिया कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक, विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप में है, और मिशिगन यूएसए में है। मिशिगन जो है यूएसए में है, और विक्टोरिया कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है, क्लियर। अब इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाना है, तो अब आप लोग अवरोही क्रम में इसको लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा है 82,350 किलोमीटर स्क्वायर, सुपीरियर है नंबर 3 पर, ठीक है, नंबर 3 पर सुपीरियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 69,500 नंबर 4 है, ठीक है, 2 ऑप्शन अभी भी मिल रहे हैं, ठीक है, अभी एक और देखना हम लोग को। तीसरे नंबर पर फर्स्ट पर ह्यूरॉन है, ठीक है, तो ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, और सेकंड पर मिशिगन हो जाएगी, क्लियर है। यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा ये दोनों हैं, और ये मिशिगन यूएसए में और विक्टोरिया अफ्रीका में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन उसको ध्यान देना जरूरी है, जिससे एग्जाम में आए तो ना गलत हो और ना ही छूटने पाए, ठीक। कॉलम 1, कॉलम 2 नदी दिया गया और बांध दिया गया, कौन सी नदी कौन से बांध, ठीक है, कौन से नदी पर कौन सा बांध बना है ये बताना है। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक, यांगत्सी पर कौन सा बांध बना है, 3 गार्जेज, यांगत्सी पर कौन सा बांध बना है, 3 गार्जेज बना है। और दामोदर पर पंचेत हिल बना है। नील नदी पर आश्रवन बांध, ठीक है, नील का आश्रवन हो जाएगा, और जाम्बेजी का करीबा होगा, ये दोनों तो शायद सभी को पता रहा होगा, नील का आश्रवन और जाम्बेजी का करीबा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 27 का डी हो जाएगा, 4 3 1 2, 27, क्वेश्चन नंबर 27 में डी ऑप्शन सही है, 4 3 1 2। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, सागर दिए गए हैं और सागर से लगा हुआ है, कौन सा देश सागर से लगा हुआ है, कौन से सागर से कौन सा देश लगा हुआ है ये बताना है, ठीक। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें से जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया से लगा है, बिल्कुल सही है, एड्रियाटिक सागर किससे लगा है, अल्बानिया से लगा है। काला सागर क्रोएशिया से लगा है, काला सागर क्रोएशिया से नहीं लगा है। काला सागर से क्रोएशिया नहीं, बल्कि कौन कौन से देश हैं जो इससे लगे हैं, बुल्गारिया है, ठीक है, रोमानिया है, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन है, और दक्षिण में तुर्की और जॉर्जिया है, बल्कि क्रोएशिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, कैस्पियन सागर, ठीक, तो कैस्पियन सागर कजाकिस्तान से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान के अलावा कौन कौन से देश हैं, अजरबैजान है, रूस है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है, तो ये कैस्पियन सागर कजाकिस्तान ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही है। चौथा क्या है, भूमध्य सागर मोरक्को से लगा है,
ठीक है। चौथा क्या है, भूमध्य सागर, मोरक्को से लगा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और भूमध्य सागर के अलावा और मोरक्को के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो कि भूमध्य सागर से लगे हुए हैं? तो स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, स्लोवानिया है, ठीक है। मोरक्को मैंने बताया आप लोगों को, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनेशिया, ऐसे बहुत सारे देश, ठीक है। जितने मैंने आपको बताया लगभग इतने सारे देश हैं जो कि किससे, भूमध्य सागर से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, और भी मैंने जो देश बताए, काला सागर का भी बताया, एड्रियाटिक सागर, ठीक है, लाल सागर, ठीक है। लाल सागर सीरिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लाल सागर, ठीक है। सीरिया से नहीं बल्कि किससे, लाल सागर सीरिया के अलावा, सीरिया से नहीं करता लेकिन उसके अलावा किससे करता है? अगर सीरिया से नहीं करता तो किससे करता है? सऊदी अरब से कर रहा है, यमन से, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इतने देशों से लाल सागर जो है सीमा साझा करता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, और एड्रियाटिक का अल्बानिया तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सा, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो और ग्रीस, ये सारे हैं जो कि एड्रियाटिक सागर से लगे हैं। तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित होगा? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 हैं जो कि सही सुमेलित हैं, बाकी दो ऑप्शन क्या है, गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जैविक कृषि क्या होती है, ठीक है। भारत में जैविक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं हम लोग, कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है, क्या ये सही है? जी नहीं, ठीक। तो क्लियर है, पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है। एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए, किसके, एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और, किसकी बात हो रही है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, किसकी बात हो रही है, एपीडा की बात हो रही है, सचिवालय के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, ये काफी चर्चा में था उस समय, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 और 3, केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है, बल्कि पहला ऑप्शन गलत है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण, कथन ए और कारण आर, ठीक है। चलिए, एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक बायोम क्या होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया गया है, इसके एक प्रदेश के, इसमें एक प्रदेश के जय एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये भी कारण भी बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। इसमें एक प्रदेश के जय एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल सही है। ये ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या हो जाएगा, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो बायोम क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रमुख भाग होता है। इसके अंतर्गत क्या आती है, वनस्पति और जीवों के जो समस्त क्रियाशील समूह है इसमें शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की हम बात करें तो किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी और जो अधिकारक आदि, मतलब जो अन्य कारक होते हैं और आदि कारक हैं, सामंजस्य क्या करते हैं, स्थापित करके, ठीक है, स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित करते हैं, वही क्या कहता है, वही बायोम कहलाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, 31 में कॉलम ए और कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है। जैव मंडल भंडार दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। कौन सा जैव मंडल भंडार कहाँ पर अवस्थित है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं फटाफट। नौकरेक मेघालय, ये लगभग सभी लोगों को पता होगा, थोड़ा सा इजी दिख रहा है। नौकरेक मेघालय, मानस असम में है, ठीक है। दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। और अगस्ता मलाई केरल में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 इजी क्वेश्चन था, सभी कर लेंगे इसको, ठीक है, सभी कर लेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
सारे क्वेश्चन इजी नहीं रहेंगे और सारे क्वेश्चन टफ भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जिससे 2 4 10 क्वेश्चन सभी बच्चे आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, आइए अभी देखते हैं कथन और कारण। क्या दिया गया है? भोजन, ठीक है, आइए देखते हैं। भोजन जालों में विविधता वृद्धि, भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। किसकी बात हो रही है? पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है कथन। और कारण क्या दिया गया है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र की सम उत्थान शक्ति को बढ़ाती है, ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किसी का एक्सप्लेनेशन और चाहिए होगा तब भी बताइएगा, हम आप लोग को बता देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन क्या दिया है कि एरोसॉल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। कथन दिया गया कि एरोसॉल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। कारण है कि एरोसॉल लघु तरंगे एवं अवरक्त विकिरणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सी कृषि पद्धतियां हैं, इन पर विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, समोच्च बांध, अनुपद, सस्यायन और शून्य जुताई कृषि पद्धतियों पर विचार करना है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है? तो तीनों सहायक हैं भैया, तीनों, 1 2 3 तीनों जो आपको दिख रहे हैं, तीनों पद्धतियां इसमें सहायक है। ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है, मिलान करना है फिर से। आओ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्रायो प्रिजर्वेशन परीक्षण, किसकी बात हो रही है? क्रायो प्रिजर्वेशन परीक्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहुत ही कम ताप पर भंडारण। क्रायो प्रिजर्वेशन परीक्षण को क्या कहता है? बहुत ही कम ताप पर भंडारण। भूकंप, अगला क्या है? भूकंप का सभी लोगों को पता है, भूकंप 2 4 दिन पहले आया भी है, तो आप लोग भूकंप के बारे में पढ़ के जाइएगा, पूछ सकता है। ठीक है, भूकंप क्या है? करंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो म्यांमार में भूकंप आया उसके लिए जो राहत सामग्री भेजी गई हमारी तरफ से, हमारे इंडिया की तरफ से, हमारे देश की तरफ से, किस योजना क्या बोलते हैं उसको, किसके उसके तहत भेजी गई? तो ब्रह्मा करके है। ठीक है, ब्रह्मा के तहत है, उसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा, हाँ, किस ऑपरेशन के तहत भेजी गई? तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को जो है सामग्रियां भेजी गई हैं। ठीक, चलिए जब करंट आपको पढ़ाएंगे तो करंट में पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताया जाएगा, अभी इसको जानते रहिए। भूकंप आया इसलिए ध्यान में आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र। ठीक, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र क्या हो जाएगा? विशिष्ट संवर्ग संरक्षित निम्न तापमान क्षेत्र। रेड डाटा बुक संकटग्रस्त प्रजातियों का अभिलेख। रेड डाटा बुक में क्या है? जो प्रजातियां संकटग्रस्त में हैं, जो विलुप्त होने की कैटेगरी में है, जो विलुप्त होने की स्थिति में है, उनको रेड डाटा बुक में लिया गया है, उनको रेड डाटा बुक में रखा गया, उनको संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख भी कहते हैं। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 और कॉलम 2 अधिकारी दिए गए हैं और उनका कार्य दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह के पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन और आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक, कौन से अधिकारी का क्या काम था ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, तलार की अगर बात करें तो तलार क्या थे? रात्रि सुरक्षा कर्मियों
का अधिकारी। तलार किसको बोलते थे? रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी जो होता है उसको तलार बोलते हैं। पट्टकोल, पट्टकोल की अगर बात करें तो पट्टकोल क्या है? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। पट्टकोल क्या है? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। और सहसाधिपति, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। सहसाधिपति क्या है? चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है। तीनों ऑप्शन सभी को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो एक ही बच रहा है, क्या? बलाधिप, चुंगी का सुरक्षक। बलाधिप क्या है? चुंगी का सुरक्षक होता है। क्लियर है? सभी ऑप्शन क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन ए, ठीक है। आइए, कॉलम ए और कॉलम 2, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड का मिलान करना है। हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और आधुनिक नाम दिए गए हैं, ठीक है। हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम, कौन से हड़प्पा स्थल पुराने हड़प्पा स्थल है, उनका आधुनिक नाम क्या है, ये हमें देखना है। आइए देखते हैं, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा का आधुनिक नाम क्या है? कादिर टापू, ठीक है। आधुनिक नाम क्या है धौलावीरा का? कादिर टापू है। राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी हिसार, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। भिराना हरियाणा, भिराना हरियाणा। और भोगवा सौराष्ट्र, भोगवा कहाँ पर है? सौराष्ट्र में है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बताया। 4 सौराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है। भिराना हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है, ठीक है। और राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, ये भी पता होगा आप लोगों को, ठीक है। धौलावीरा कादिर टापू द्वीप कच्छ जिला में है। कहाँ पर है? कादिर टापू द्वीप और कच्छ जिला में है। ये कच्छ जिला कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक। इसी तरह और भी हैं, जैसे दायमाबाद है। दायमाबाद महाराष्ट्र में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, हुलास है, मंडी है, ठीक है। मांडी है, सनौली है, चांदीपुर, बहुत सारे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में भी हैं, ठीक। तो उत्तर प्रदेश वाला भी ध्यान दीजिएगा, क्या पता यूपी में आपसे पूछ लिया जाए। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आर में काफ़ी रहते हैं, तो यूपी स्पेशल में भी पूछ सकता है, ठीक है। यूपी पीसीएस में भी पूछेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ रहे हैं। जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन साहित्य की बात हो रही है। जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। जैनों के प्रसिद्ध ग्रंथ की बात हो रही है, तो ये पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? आद्यतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है जिसे अर्धमागधी कहते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगर हम बात करें जैन के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं, जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई। किसमें? प्राकृत भाषा में की गई है, जिसको हम अर्धमागधी कहते हैं, ठीक है। और अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें, बौद्ध ग्रंथ का जो एक त्रिपिटक है, उसकी रचना पाली भाषा में हुई, ठीक है। अर्धमागधी भाषा जो है, हाँ, पाली की जो है पूर्वी बोली ना होकर क्या है? उसकी सहायक भाषा है। कैसी है? पूर्वी बोली ना होकर पाली की उसकी सहायक भाषा है, ठीक है। और जैन साहित्य अर्धमागधी के अतिरिक्त किसमें? संस्कृत और अपभ्रंश भाषा में भी लिखा गया है। क्लियर है? चलिए ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो कई मगध राजवंश हुए हैं, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं, ठीक है। नंद वंश, सुंग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश, ठीक है। नंद वंश कब से कब तक शासन किया था? नंद वंश ने 344 से लेकर 324 या 323 तक शासन किया, ठीक है। नंद वंश ने 344 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 300, कहीं कहीं 324 मिलता है और कहीं कहीं 323 भी मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों हो सकता है, ठीक है। मौर्य वंश
मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुई थी, उसके बाद शुरू हो रहा है, इसलिए मैं इसको मौर्य वंश को लिख रहा हूँ। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, हर्यक वंश की अगर स्थापना की बात करें तो हर्यक वंश की स्थापना राजा बिंबसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने? राजा बिंबसार ने की थी। 544 से लेकर 412 ईस्वी तक हर्यक वंश था। कब से कब तक? 544 से लेकर 412 ईस्वी तक हर्यक वंश था। ठीक है, मत्स्य पुराण में इसका नाम क्या है? क्षेत्रो। ठीक है, क्षेत्रो जस दिया गया है। ठीक है, जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। जैन साहित्य में इसको क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। ठीक है, और ये इन्होंने कब तक? 412 ईस्वी तक इन्होंने हर्यक वंश ने शासन किया। नंद वंश का मैंने बताया 344 से 324 या 323 ईस्वी तक। ठीक, मगध प्रशासन किया। मौर्य वंश की स्थापना 323 ईस्वी में हुई, ये भी मैंने बताया। ठीक है आपको। ठीक, और अगर बात करें अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर जो है पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र सिंह। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की नींव रखी थी। कब? 144 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब? 184 184। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 184 में हुई थी। अब ये सारे आपको डेट पता है कि कौन से वंश ने किस वर्ष तक शासन किया, तो इसको आप लोग कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हर्यक वंश आ जाएगा, फिर नंद वंश होगा, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 4 1 3 2। क्लियर है? 4 1 3 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सभी को पता है और ये बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया गया? कि भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। क्या ये सही है कि भारत में वो अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? तो जी नहीं, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, कारण इसका गलत दिया गया है, लेकिन ये सही है कि उसने 17 बार हमला किया। 1000 महमूद गजनवी 1000 से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया था। और अगर हम बात करें सर हेनरी इलियट ने क्या बताया है? इन्होंने बताया कि महमूद ने क्या किया? भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम सत्ता स्थापित करना नहीं था यहाँ पर, बल्कि सिर्फ लूटपाट करना था। ठीक है, वह भारत में कोई मुस्लिम शासन स्थापित नहीं करना चाहता था, सिर्फ लूटपाट करके यहाँ से चला जाता था। ठीक है, लूटपाट करना उसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है? सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे आप सभी को, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की समस्या आती है, किसी में किसी तरह का कंफ्यूजन आता है आपको, तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।